हेलो चपाटी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें दो हेडिंग छूट गए थे, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक है डाउन सिंड्रोम और एक है एल्बिनिज़म। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीधे। तो जो पहला हेडिंग है उसको हम कहेंगे क्या? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम सिंड्रोम ठीक, कट नहीं रहा, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं? डाउन सिंड्रोम। देखो, डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है जो जिसे गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, सुनो। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है जो एक लिंग संलग्न रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। देखो, डाउन सिंड्रोम के बारे में जो जिन्होंने बताया था उनका नाम था लैंगडन डाउन। इनका नाम ही क्या है? लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन ने 1866 में किस बीमारी के बारे में बताया था? डाउन सिंड्रोम के बारे में। अब इन्होंने बताया क्या, उसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करो कि अगर कोई ह्यूमन है, ठीक, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, ठीक। अब इस 46 गुणसूत्रों को मैं लिख सकता हूं 23 पेयर, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? 23 पेयर। अब कह रहा है कि ये जो 46 गुणसूत्र हैं या 23 पेयर हैं, ये कितने प्रकार के हैं? तो ये दो प्रकार के हैं। एक को कहते हो ऑटोसोम, या इसी को हिंदी में कहते हो दैहिक गुणसूत्र, और दूसरे को कहते हो सेक्स क्रोमोसोम, या इसी को हिंदी में कहते हो लिंग गुणसूत्र, ठीक। चाहे मेल हो या फीमेल, सब में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी, और उसमें भी दो प्रकार के होंगे, दोनों में, मेल फीमेल में, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स की संख्या कितनी हो गई? 44, या इसी को मैं लिख सकता हूं 22 पेयर, कोई दिक्कत, ठीक। और लिंग गुणसूत्रों की संख्या है 2, या इसको मैं लिख सकता हूं एक जोड़ी या 1 पेयर, कोई बात इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पेयर बनाने की बात करूं तो फर्स्ट पेयर आएगा, सेकंड पेयर आएगा, थर्ड पेयर आएगा। गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ऐसे करते करते 22 पेयर भी आएगा, ठीक, 22 पेयर भी आएगा, 23 पेयर भी आएगा, क्योंकि 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं मनुष्यों में, इसमें तो कोई समझने की बात नहीं है। तो 22 जोड़ी तक जो गुणसूत्र हैं, मतलब पहले जोड़ी से लेके 22वें जोड़ी तक, इनको हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोसोम या दैहिक गुणसूत्र। तो मनुष्यों में ऑटोसोम्स की संख्या 44 या 22 जोड़ी तक, 1 से लेके 22 तक जो पेयर है उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोसोम्स। और जो 23वां पेयर है ये वाला, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र, ठीक। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम XX है तो उसको हम 23वें पेयर पे XX है तो उसे हम कहेंगे महिला, और अगर सेक्स क्रोमोसोम XY है 23वां जोड़ी तो उसे कहेंगे हम पुरुष। मतलब इसको हम मान लेंगे फीमेल और इसको हम लोग मान लेंगे मेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैंगडन डाउन ने 1866 में ये कहा कि मनुष्यों में जो ऑटोसोम्स हैं, और ऑटोसोम्स में जो 21 पेयर हैं, ठीक, खासकर मेल के लिए 21 पेयर पे कितने गुणसूत्र होंगे? पेयर तो दो कहा, तो दो गुणसूत्र है, तो उसमें एक संरचना अवस्था आ जाती है, उस अवस्था को हम कहते हैं ट्राइसोमिक अवस्था। ट्राइसोमिक स्टेज। ट्राई का मतलब 3, और सोमिक मतलब सोम, क्या? क्रोमोसोम। यहां सोमिक मतलब क्या है? क्रोमोसोम। कहने का मतलब वहां पर एक गुणसूत्र क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। 2 की जगह कितना हो जा रहा है? 3। तो अगर 3 हो जाए तो टोटल 23 पेयर या 46 गुणसूत्र थे, तो एक बढ़ जाएगा अगर इसकी 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर, तो उस बढ़ने के कारण गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47। तो गुणसूत्रों की संख्या मनुष्यों में कितनी हो गई? 47। अब मैं पूरा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 होती है, जो 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मनुष्यों में ऑटोसोम्स की संख्या 44 या 22 जोड़ी होती है, जबकि सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 या 1 जोड़ी होती है। यदि सेक्स क्रोमोसोम XX है तो वो महिला होगी, और यदि सेक्स क्रोमोसोम XY है तो वो पुरुष होगा। यदि मनुष्यों के ऑटोसोम्स में उपस्थित 22 जोड़ी गुणसूत्रों में से 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, मतलब 2n गुणसूत्र पहले ही थे 2 और एक क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उस वृद्धि को ट्राइसोमिक अवस्था कहते हैं, जिसके कारण मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, जिसके कारण जो रोग होता है उसे हम क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम जिसको होगा उसके शरीर में क्या क्या लक्षण आएंगे। तो डाउन सिंड्रोम होने के कारण उसकी पलकें मोटी हो जाएंगी, सिर पूरा गोल होगा, ठीक है, त्वचा खुरदुरी होगी, होठ मोटे होंगे, मुख हमेशा क्या होगा, खुला होगा, आंखें तिरछी होंगी, इस तरीके के लक्षण दिखाई देंगे। मतलब जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हुआ है उसका सिर गोल होगा, आंखें तिरछी होंगी, होठ मोटे होंगे, त्वचा खुरदुरी होगी, मुख हमेशा खुला होगा, इस तरीके के लक्षण दिखाई देंगे। इसलिए इस रोग को हम मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। क्या? मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। ठीक। और इस रोग से ग्रसित होने पर जो व्यक्ति होता है वो 16 से 17 वर्ष की आयु में जाते जाते क्या होता है, मर जाता है। मतलब उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। केवल 8% व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो 40 वर्ष की आयु तक जिंदा रहते हैं। मतलब यदि किसी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हुआ है तो वो मैक्सिमम 16 से 17 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ 8% व्यक्ति ऐसे होते हैं, मतलब 100 में से 8 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 40 साल तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद उनकी डेथ होती है। ठीक है ना। और यह रोग सामान्यतः पुरुषों में होता है, जिसके कारण वह पुरुष नपुंसक होते हैं, मतलब उनमें स्पर्म का निर्माण नहीं होता, स्टेराइल होते हैं, वो जनन की क्रिया में अपने आने वाली पीढ़ियों को जन्म नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इतनी जानकारियां हैं पूरे डाउन सिंड्रोम में। तो डाउन सिंड्रोम एक लिंग संलग्न रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, जिसके बारे में लैंगडन डाउन ने 1866 में बताया था। उन्होंने कहा कि मनुष्यों में जो 46 गुणसूत्र होते हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उनमें जो ऑटोसोम्स की संख्या होती है वो 44 या 22 जोड़ी होती है, जिनके 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता होती है, जिसे ट्राइसोमिक अवस्था कहते हैं, जिसे 2n+1 से प्रदर्शित किया जाता है, जिसके कारण इनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, जिससे होने वाले रोग को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का सिर गोल, त्वचा खुरदरी, आंखें मतलब पलकें मोटी, होठ मोटे, मुख खुला हुआ, आंखें तिरछी, ऐसे लक्षण होते हैं, और इसलिए इन्हें हम मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति 16 से 17 वर्ष की आयु में मर जाते हैं। केवल 8% व्यक्ति ही 40 वर्ष की आयु तक क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक, चलिए खत्म हो गया। देखो आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ अब, और जो दूसरा हेडिंग बचा हुआ है उसका नाम है एल्बिनिज्म। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, रंजकहीनता उसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलो साफ हो गया। ठीक, देखो अगली जो बीमारी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है एल्बिनिज्म। क्या नाम है? एल्बिनिज्म, या इसे हम कहते हैं रंजकहीनता। क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म या रंजकहीनता। देखो मनुष्य की जो त्वचा है उसे शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है, और मनुष्य की त्वचा में एक पिगमेंट या लवक पाया जाता है जिसको कहते हैं मिलेनिन। क्या कहते हैं? मिलेनिन। ठीक, क्या कहते हैं? मिलेनिन। मनुष्य की त्वचा में जो पिगमेंट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिलेनिन। और मिलेनिन की कमी और अधिकता के कारण ही व्यक्ति गोरे, सांवले या काले होते हैं। जिसके शरीर में जितना अधिक वो उतना काला, और जिसके शरीर में जितना कम वो उतना क्या हो जाएगा? गोरा होगा। तो कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में जो मिलेनिन बनता है वो एक एंजाइम के कारण बनता है। ठीक, किसके कारण बनता है? एक एंजाइम के कारण, और उस एंजाइम को कहते हैं टायरोसिनेज एंजाइम। क्या कहते हैं? टायरोसिनेज
टायरोसिनेज, टायरोसिनेज एंजाइम कहते हैं। तो मनुष्य की त्वचा में पाए जाने वाले पिगमेंट को मेलानिन कहते हैं, जो टायरोसिनेज नामक एंजाइम के कारण बनता है। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में टायरोसिनेज एंजाइम की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, मेलानिन की कमी हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों का जो बाल है और त्वचा है, बाल और त्वचा है, वो क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। और उसकी आँख की जो पुतलियाँ हैं, हमारी आँख में ब्लड वेसल्स या रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, पतली पतला, जिसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड। तो जो उसकी आँख की पुतलियाँ हैं, ठीक है ना, आँख की जो पुतलियाँ हैं वो गुलाबी रंग की हो जाएंगी, पिंक हो जाएंगी, गुलाबी रंग की हो जाती है। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे वो किस रोग से ग्रसित है, एल्बिनिज्म से, या उससे क्या हो गया है, रंजकहीनता। तो एल्बिनिज्म किसे कहते हैं या रंजकहीनता किसे कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो त्वचा है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में एक एंजाइम के कारण होता है जिसे टायरोसिनेज एंजाइम कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में टायरोसिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है तो उसके बाल और त्वचा का रंग सफ़ेद, जबकि आँख की पुतलियों का रंग गुलाबी हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं क्या, कि वह एल्बिनिज्म या रंजकहीन है। ठीक है, अब ये महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता कैसे है उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, उसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कह रहा है यदि किसी रंजकहीन, रंजकहीन कहने का मतलब वह व्यक्ति उस रोग से क्या है, ग्रसित है। पुरुष का विवाह किसी सामान्य स्त्री से किया जाए तो इनके संतानों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में करने के लिए। यदि किसी रंजकहीन पुरुष का विवाह किसी सामान्य स्त्री से किया जाए, रंजकहीन कहने का मतलब वो उसको एल्बिनिज्म है, मतलब उसके त्वचा का और बालों का रंग सफ़ेद और उसकी आँख की पुतलियों का रंग गुलाबी है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँगा। अगर कहीं पर स्मॉल ए आया, मैं डायरेक्ट समझाने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब बाद में समझ लिया जाएगा। तो उसको मान लेना ग्रसित, किससे, एल्बिनिज्म से। अगर कहीं पर कैपिटल ए स्मॉल ए आए तो इसको मान लेना सामान्य। सामान्य कहने का मतलब वह उस रोग से ग्रसित नहीं है। और कहीं पर कैपिटल ए आए तो उसको भी मान लेना सामान्य, मतलब वो भी उस रोग से ग्रसित नहीं है। ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कह रहा है कि यदि किसी रंजकहीन पुरुष के लिए क्या लिखोगे, XY। कह रहा है उसकी शादी जिससे हो रही है वो कैसी है, सामान्य है, उसके लिए क्या लिखोगे, XX। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है रंजकहीन पुरुष, तो पुरुष उस रोग से क्या है, ग्रसित है। तो ग्रसित होने के लिए हम इसके X गुणसूत्र पर भी स्मॉल ए लिखेंगे और Y गुणसूत्र पर भी क्या लिखेंगे, स्मॉल ए। और स्त्री क्या है, सामान्य है, तो सामान्य के केस में ये भी है और ये भी है। तो हम या तो ये लिखें या दोनों कैपिटल ए लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही होगी। ठीक है अभी के लिए। तो ये हो जाएगा क्या, पेरेंटल जनरेशन मतलब माता पिता वाली पीढ़ी। पिताजी एल्बिनिज्म से ग्रसित है और माताजी सामान्य है। तो जनन की क्रिया में इनके अंदर सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमीट्स। तो पापा के शरीर में क्या बनेगा, स्पर्म। तो स्पर्म बनेगा एक ये वाला और दूसरा
ये वाला, और माता जी के शरीर में बनेगा ओवम, एक बनेगा ये वाला और दूसरा बनेगा ये वाला। और स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलते हैं, मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। तो हमेशा स्पर्म चल के जाएगा ओवम के पास। तो अगर ये वाला इससे मिले तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये वाला इससे मिले तो यहाँ से आएगा इस तरीके से, और यहाँ से भी आएगा इस तरीके से। और अगर ये वाला इससे मिले तो वो इस तरीके से आएगा, और ये वाला इससे मिले तो ये इस तरीके से है। ठीक, तो XX का मतलब फीमेल, ठीक, XX का मतलब फीमेल, XY का मतलब मेल, और XY का मतलब मेल। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक तो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर दोनों पर X के ऊपर स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए का मतलब ग्रसित, मतलब वो किससे ग्रसित है, एल्बिनिज्म से। तो ये एल्बिनिज्म फीमेल, कहने का मतलब इस महिला के त्वचा और बालों का रंग सफ़ेद होगा और आँख की पुतलियों का रंग गुलाबी। ये भी ग्रसित होगी, तो इसको भी क्या लिखोगे, एल्बिनिज्म। ये ए कैपिटल वाला है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक, और इसमें तो दोनों हैं तो ये भी हो जाएगा क्या, एल्बिनिज्म। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि उसकी अगली पीढ़ी में, मान लो इसको हम क्या पहले मान लें, या फोन जनरेशन या फिलियल फर्स्ट या प्रथम पीढ़ी, इस तरीके से वो रोग क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। ठीक, तो ऐसे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहीं पे अगर कहता है यदि किसी रंजकहीन पुरुष का विवाह किसी सामान्य न कह के क्या लिखता, रंजकहीन स्त्री, इसको भी कह देता रंजकहीन स्त्री से किया जाए तो इसके संतानों में किस प्रकार के लक्षण पाए। तो रंजकहीन होने के नाते इसको भी हम ऐसे लिख लेते, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। पहले को पहले से कराए तो यहाँ से आएगा कैफ, ये पावर ए वाला, और इसको एक मिनट, चलो ठीक है, हटाई लो यार, 2 बार बनाने से क्या दिक्कत है, बना ले रहे हम लोग, ठीक, पढ़ ही रहे हैं इसीलिए। देखो इस तरीके से आ जाएंगे गैमेट्स। तो पहले को पहले से मिलाओगे, ये आएगा इस तरीके से, पहले को दूसरे से मिलाओगे, ये आएगा इस तरीके से, इसी को इससे मिलाओगे, ये आएगा इस तरीके से, और इसी को इससे मिलाओगे तो ये आएगा इस तरीके से। तो सब पे स्मॉल ए, तो चाहे फीमेल हो और चाहे मेल हो, दोनों एल्बिनिज्म से क्या होंगे, ग्रसित होंगे, मतलब दोनों रंजकहीन होंगे। तो इस तरीके से इसमें भी निकालेंगे। जाहिर सी बात है, मम्मी पापा को है तो बच्चों को होगा ही होगा, क्योंकि अनुवांशिक रोग है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो एल्बिनिज्म किसे कहते हो, मनुष्यों की त्वचा में एक पिगमेंट या लवक पाया जाता है जिसे कहते हैं क्या, मेलानिन, जो किसके कारण बनता है, टायरोसिनेज नामक एंजाइम के कारण। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में टायरोसिनेज एंजाइम की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसके त्वचा में किसकी कमी हो जाती है, मेलानिन नामक पिगमेंट की क्या होती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण उसके त्वचा और बालों का रंग कैसा हो जाएगा, सफ़ेद, और उसकी आँख की पुतलियों का रंग गुलाबी, क्योंकि उसमें पाई जाती हैं रक्त नलिकाएँ, और रक्त नलिकाओं में होता है हीमोग्लोबिन, गुलाबी हो जाता है, जिसके कारण उस रोग को हम क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म। यह एक लिंग सीमित लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और स्थानांतरित होता रहता है, और पीढ़ियों दर पीढ़ियों में क्या होता रहता है। तो इस तरीके से 2 हेडिंग छूटा था, एक था एल्बिनिज्म और एक था डाउन सिंड्रोम। तो दोनों ख़त्म हो गया। तो ठीक है, ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है, ठीक है ना। एक छोटी सी टॉपिक और है, चलो समझ लो, बार बॉडीज, बार बॉडीज। तो दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम था बार और दूसरे का नाम था बारट्राम। ये छोटी सी स्टोरी है, वो समझ लो। इन्होंने क्या किया, बिल्लियों को लिया और बिल्लियों की त्वचा से कोशिकाओं को लिया और उसकी श्लेष्मिका या म्यूकस से कोशिकाओं को लिया, ठीक है, मुखगुहा की, और उन कोशिकाओं को लेकर, कोशिकाएं बिल्लियों की ही थी, ठीक है ना, कोशिकाओं को लेकर सूक्ष्मदर्शी से देखा तो
उनके केंद्रक से कुछ ऐसी संरचनाएं चिपकी हुई थी काले रंग की, जो केवल फीमेल बिल्लियों की कोशिकाओं के केंद्रक से चिपकी हुई थी, जिसे उन्होंने नाम क्या दे दिया अपने नाम के आधार पर, बार। तो बार तथा बार्ट्राम ने क्या किया, बिल्लियों की कोशिकाओं को लिया और उसमें मेल और फीमेल दोनों बिल्लियों की कोशिकाओं को लेकर सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो जो फीमेल बिल्लियां थीं उनकी कोशिकाओं के केंद्रक से कुछ ऐसी संरचनाएं जुड़ी हुई थी काले रंग की, ठीक, जो मेल बिल्लियों के केंद्रक में अनुपस्थित था, मतलब वहां पे नहीं था, जिसे उन्होंने अपने नाम पर ही क्या नाम दे दिया, बार नाम दे दिया, जिसे हिंदी में बारकाय या इंग्लिश में बार बॉडीज कहा जाता है। तो इससे ये ज्ञात किया जा सकता है लिंग निर्धारण, बिल्लियों में कौन मेल है कौन फीमेल। तो गर्भावस्था के समय जब बिल्लियां अपने बच्चे को यूट्रस में पाल रही हैं, तो उनसे अगर कोशिकाओं को निकाल कर उन कोशिकाओं में देखा जाए कि उसमें काले रंग के धब्बे हैं केंद्र के पास कि नहीं है, तो अगर नहीं होगा तो वो मेल होगा और होगा तो वो फीमेल होगी। तो ये लिंग निर्धारण के लिए छोटी सी विधि बिल्लियों के लिए अपनाई गई थी, जो कि छोटी सी हेडिंग है, इतना, इससे ज़्यादा और कुछ दिया नहीं है, कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं है कि बार बॉडीज या बार काय किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर ख़त्म ही हो गया आज, और अगले दिन से फिर जो चैप्टर शुरू करेंगे वो आ जाएंगे हम लोग डीएनए पे अपने, एक अनुवांशिक पदार्थ। चलिए तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।